For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है? इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी में मेन लाइट क्या है? देखिए, आपने एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, ये आपने सुना होगा, बल्कि आपने एक डेफिनेशन भी सुनी है, काफ़ी छोटी क्लासेस से चलती आ रही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को आप ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। बहुत सारे रूप हैं एनर्जी के, उनमें से एक नाम वो है लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसकी मदद से हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। मैं आपको देख पा रहा हूँ, बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, हेडिंग क्या डाला गया वो क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं ये लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म है, एक रूप है एनर्जी का जो हमें मदद कराती है चीज़ों को देख पाने में। हमारे बोर्ड में लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप सबको भी दिख पा रहा है। पर किस वजह से? जब इसके पास लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर एक नाम आता है इस चीज को समझने के लिए, वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। जिसके पास अपनी खुद की लाइट है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है वो कैसे दिखाई देंगे? हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं ना, क्या लाइट लगी होती है अंदर? ऐसा नहीं है, फिर भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं एक दूसरे को, मींस रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करवाने में मदद करता है जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइट रेज फर्स्ट स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस से एंड देन सेंडिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, और उसके बाद टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो एक्चुअल में आई थी। तो रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस। रिफ्लेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आने वाली लाइट रेज, कोई भी कमिंग लाइट रेज सबसे पहले स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस से। पॉलिश सरफेस का मतलब सरफेस को आप क्रॉस करके नहीं देख पा रहे हैं, पॉलिशिंग है वहां पर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक वो प्रोसेस हुआ जिसमें कोई भी लाइट रेज सबसे पहले आती है, टकराती है, टकराकर वापस से उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो लाइट रेज आई थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइट रेज सबसे पहले टकराती है किसी भी सरफेस से, बस वो पॉलिश सरफेस होनी चाहिए, और टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो लाइट रेज एक्चुअल में आ रही थी। इसको आप एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। ये एक पॉलिश सरफेस है। जो सरफेस है उसकी दो साइड हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस पर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, देखिए ये इंसिडेंट रे पॉलिश सरफेस से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही है जिस मीडियम से ये रेज आ रही थी। इसलिए हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कमिंग लाइट रेज फर्स्ट स्ट्राइक विद द प्लेन पॉलिश सरफेस एंड देन सेंडिंग बैक इनटू द सेम मीडियम।
जो आने वाली रेज होती है, जो इंसिडेंट रे है, क्या बोलेंगे हम इसको? इंसिडेंट रे। रेज आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद जब वो वापस जाती है उसी मीडियम में तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लेकिन इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल लेटर में आप आई से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ये जो नॉर्मल है ये हमेशा प्लेन पॉलिश सरफेस के लिए परपेंडिकुलर लिया जाता है। परपेंडिकुलर समझते हैं ना? 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा प्लेन पॉलिश सरफेस पर। जब ये रेज टकराती है, टकराने के बाद वापस जाती है, तो वापस जाने वाली रेज जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। मींस टकराकर वापस जा रही है, और जाने वाली रेज हमेशा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है और इसको क्या बोलते हैं जो डिजाइनिंग से की गई है? पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो पॉलिश सरफेस है वो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस ही होगी। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब तो सीधा सा है, रेज आ रही हैं, टकरा के वापस जा रही हैं। अब हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है यहां पर, कि जिस सरफेस से वो टकरा रही हैं वो प्लेन पॉलिश सरफेस हो, और हो सकता है कि जिस सरफेस से वो टकरा रही हैं वो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस ना हो, इररेगुलर पॉलिश्ड सरफेस हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है? आने वाली रेज तो पैरेलल रहती हैं। भाई एक रेज थोड़े ना आती है किसी भी सोर्स से, अनकंट्रोल्ड रेज आती हैं, अनकाउंटेबल रेज आती हैं, लेकिन वो सभी पैरेलल होती हैं। जब वो सरफेस से टकराती हैं, पॉलिश सरफेस से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, ये बात डिपेंड करती है दो चीजों पर। अगर प्लेन पॉलिश सरफेस है तो जाने वाली सभी रेज क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। लेकिन अगर पॉलिश सरफेस इररेगुलर है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, तो ऐसे में जाने वाली रेज पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको डायग्रामेटिक समझाता हूं। तो दो कंडीशन हमारे पास बन रही हैं रिफ्लेक्शन को लेकर। रेगुलर, जिसमें आप डायग्राम क्या दिखाएंगे? कुछ इस तरीके का। ये दो इंसिडेंट रे दिखाई गई है, और जो जाने वाली रेज हैं वो भी पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी पैरेलल रहती हैं। लेकिन ये कौन से केस में हो रहा है? रेगुलर में। अगर आप बात करते हैं इररेगुलर की, तो इररेगुलर में कंडीशन कैसी हो सकती है? ध्यान से देखिएगा। ये इंसिडेंट रे पैरेलल है आपस में, लेकिन जब ये रेस टकराकर वापस जाती हैं अगर हमारे पास इररेगुलर केस देखा जाता है तो ऐसे में क्या होगा? इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी, सेम सिचुएशन, लेकिन टकराने के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं
वो रेज आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि सरफेस देखिए यहां पर किस तरह से है, ये भी पॉलिश सरफेस है, ये भी पॉलिश सरफेस है, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन पॉलिश सरफेस, और ये इररेगुलर पॉलिश्ड सरफेस। यहां पर यूनिफॉर्म लाइन है, यहां पर यूनिफॉर्म लाइन नहीं है, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहां पर क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो सिंपल है, रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं, बात खत्म, वापस जा रही हैं उसी मीडियम में जिस मीडियम से आ रही थी। मैं जैसे आप एक बात सोचिए, आप बोर्ड को देख पा रहे हैं क्लियरली, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारे बोर्ड में लाइट नहीं लगी हुई है, सिंपल बोर्ड है बिल्कुल, ठीक है, इसका मतलब आपको बोर्ड दिखाई भी दे रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि आसपास कहीं ना कहीं लाइट सोर्स है, और उस लाइट सोर्स से रेज आ रही हैं, टकरा रही हैं और आप तक पहुंच पा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। लाइव एग्जांपल हो गया, ये तो खुद आपके घर में आसपास चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर सरफेस इररेगुलर होती, टेढ़ी मेढ़ी होती, तो क्या आप ये सभी चीजें तरीके से देख पाते हैं, नहीं ना, तो वो क्या बनता, इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर पॉलिश सरफेस का केस। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये आपको एक डायग्राम मैंने अलग से बताया, जो कब मेंशन करेंगे आप, कब ड्रॉ करेंगे, जब आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, सिंपल है। इसमें आपको यह भी दिखाना होता है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पर किसके परपेंडिकुलर होती है, प्लेन पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये आई और आर क्या है, लिख लेते हैं इसको, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सुना, लेकिन अब हमें एक दूसरी खास चीज जो मालूम होनी चाहिए, लॉज क्या है, क्या नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, और सिर्फ 2 रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सिर्फ 2 नियम हैं। देखिए पहला रूल, नंबर फर्स्ट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करती हैं तीनों रेज, ठीक है। नॉर्मल भी एक तरह की रेज होती है जिसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं पॉलिश सरफेस के लिए, प्लेन पॉलिश सरफेस है ना, याद रखिएगा, यहां पे इरेगुलर नहीं लेना है आपको। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे all lies on same plane. Incident, reflected and normal rays all lie on a same plane. ठीक है, इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं बाई चांस, तो आप इसको सेम मीडियम में होता है ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये तीनों रेज एक ही मीडियम में रहती हैं, दूसरे मीडियम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या सोच रहे हैं, अच्छा मीडियम में कंफ्यूज हो रहे हैं, मीडियम क्या है, देखिए अभी हम हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग कंडीशन है वो क्या एक मीडियम है। हम 2 मीडियम का जिक्र करते हैं। मैंने एक पत्थर लिया सिंपल, उसको पानी की तरफ फेंका, अब वो जो पत्थर था मेरे हाथ में, जो स्टोन था, वो एयर को क्रॉस करके पानी की सरफेस से कांटेक्ट बनाएगा और उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास सिचुएशन थी, यहां पर 2 मीडियम का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट रेयर मीडियम, सेकंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसको हम हल्का मीडियम कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, कुछ थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस देखी जाती है, स्पेस देखा जाता है। लेकिन डेंसर मीडियम किसे कहते हैं,
डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम पाई जाती है, कॉम्पैक्ट मीडियम होता है, सघन होता है, ठीक है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। लेकिन अब रेयर मीडियम का एग्जांपल, मेरे हाथ में एक बॉल है, ऐसी कुछ भी खेलने के तौर पर आप ऐसी बॉल को वॉल की तरफ फेंक रहे हैं, फिर कैच कर रहे हैं, फिर से फेंक रहे हैं, फिर से कैच कर रहे हैं, तो ये क्या खेल नहीं रहे हैं भाई, ये एग्जांपल चल रहा है। किसका एग्जांपल है? रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है टकराना और वापस आना, एक ही मीडियम में रहना, चाहे वो आप लाइट के केस में जिक्र करें, साउंड के केस में जिक्र करें, या मैंने जैसे बॉल के जरिए बताया, ये भी रिफ्लेक्शन है। ऐसा मत सोचिए लाइट रेज ही टकरा के वापस आ रही है तो रिफ्लेक्शन होता है। खाली कमरे में आवाज गूंजती है ना, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल हो रहा है कोई बात नहीं, पर है तो रिफ्लेक्शन ना। तो रिफ्लेक्शन का आप बेसिक मीनिंग सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं एक बार। सेकंड इससे भी इजी है, फर्स्ट से भी इजी होता है, ठीक है। और वो क्या है? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है हमेशा। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल लिया जाता है। एंगल आई रिमेन्स इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स खत्म हो गए। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, सरफेस के कंडीशन के आधार पर जो हमारे पास प्रोसेस है उसको कैसे डायग्रामेटिक दिखा सकते हैं हम, फिर रिफ्लेक्शन के रूल क्या होते हैं। दो ही रूल होते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये सभी एक ही मीडियम में रहती हैं, मींस सेम प्लेन पर लाई करती हैं। सेकंड, एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल आर के। जैसे आने वाली रेज ने एंगल बनाया 45 डिग्री का एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो जाने वाली रेज होगी वो भी 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, ठीक है ना। अगर यहां पर ये प्लेन पॉलिश सरफेस ना होती, कैसी होती? इररेगुलर सरफेस, तो ऐसे में क्या ये एंगल बराबर होते? बिल्कुल नहीं होते। एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं हो सकता था क्योंकि इररेगुलर केस है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप कंडीशन दिखा रहे हैं, जो रूल्स होते हैं, वो आप प्लेन पॉलिश सरफेस के हिसाब से लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक खास चीज आपको और याद रखनी है, और वो क्या है? सिल्वर। सिल्वर को कंसीडर किया जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टर के लिए। सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर को एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस क्या यूज हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस के? रिफ्लेक्शन का डेली लाइफ में क्या यूज होता है? सोचिए जरा, क्या यूज हो सकता है? बहुत सारे यूज हैं। नंबर फर्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने में रिफ्लेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। help to see an object, help to see an object non luminous। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मदद करता है देखने में। बी में आप क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस की एक खास एप्लीकेशन होती है स्ट्रीट लैंप में। यूज इन स्ट्रीट लैंप।
यूज इन अ साइड व्यू मिरर। यूज्ड इन अ साइड व्यू मिरर्स। ए पॉइंट में हमने क्या बताया? हेल्प टू सी एन ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि आप बोर्ड को देख पा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट, यूज्ड इन अ स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप में जो मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं, मिरर से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? यूज्ड इन अ साइड व्यू मिरर्स। जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, देखिए साइड व्यू मिरर क्या होते हैं, आपने देखा होगा व्हीकल्स में, बाइक में, कार में, ट्रक में, सभी में जो साइड में मिरर लगा होता है, लेफ्ट और राइट साइड, तो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहां से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपके जस्ट पीछे फॉलो कर रहा है आपको, तो आप उसको कैसे देखेंगे? क्या ऐसे विंडो में से बाहर निकाल के ऐसे टर्न करके देखेंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो साइड व्यू जो मिरर होता है, जो साइड में मिरर लगा होता है व्हीकल के, तो उसकी मदद से आप क्या करते हैं? साइड में देखेंगे और पता चल जाता है आपको कि हाँ भाई पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, हमें साइड देनी है या क्या करना है, ये सब डिसीजन ले पाते हैं। तो साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। पर वहां पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? कौन सा? बताइए आंसर। बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन चल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं। एक और इंपॉर्टेंट यूज आता है, यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट भाई क्या करते हैं? डेंटिस्ट रिफ्लेक्शन का क्या करेंगे? बहुत यूज होता है। आप एक बात सोचिए कि डेंटिस्ट को बहुत माइनर से पार्ट को देखना होता है। जब वो ओरल कैविटी में, टीथ्स में जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से नहीं दिखाई देगी अगर डॉक्टर को, तो कैसे ट्रीटमेंट करेगा? सबसे पहला काम, सबसे पहला टारगेट डेंटिस्ट का ये टारगेट होता है, भाई पहले मुझे दिख जाए कि वो माइनर सा पार्ट एक्चुअल में कितना डिफेक्टेड हो चुका है, क्या खराबी आ गई है उसके अंदर, पहले वो चीजें उसको एनालाइज हो जाएं। अब वो कैसे देखेगा? छोटी सी हमारी ओरल कैविटी होती है, इसीलिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है कॉनकेव मिरर। क्या इस्तेमाल करता है? कॉनकेव मिरर। पर भाई फिर से वही बात आ गई है, मिरर में कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डेंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर का। और कॉनकेव मिरर में कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस। तो आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ रहा है। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, किसी एक चीज का नाम नहीं है। ठीक है ना? और जितने भी मिरर हैं, मिरर मींस प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जितने भी मिरर हैं सभी में कौन सा प्रोसेस होता है? रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रोसेस होता है? रिफ्लेक्शन। आप अपने ऊपर ही ले लीजिए ना, सीधा सा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कोई इजी एग्जांपल होगा। हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना प्लेन मिरर में, कौन सा प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हालांकि प्लेन मिरर है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। प्लेन मिरर क्या होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब पर हमारी सेपरेट वीडियो आ रही हैं। ठीक है, आप उसमें डिटेल में देखिएगा, बहुत आसानी से क्लियर होगा आपको। तो यहां पर आपका समझाने का क्या टारगेट था हमारा, कि भाई रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो जाए। तो रिफ्लेक्शन में हमने डेफिनेशन ली, सबसे पहले उसको डायग्रामेटिक दिखाया कि भाई क्या यहां पर लेबल कर सकते हैं आप, कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमने फिर पॉसिबिलिटी देखी कि भाई सरफेस यूनिफॉर्म है या इरेगुलर है, उसके आधार पर हमने दो कैटेगरी बना दी है। नेक्स्ट फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा कि भाई दो ही रूल होते हैं, और क्या है वो, किस तरह से आप डायग्राम से मैच करते हैं, ये हमने समझा। नेक्स्ट फिर हमने डेली लाइफ में क्या यूज हो रहा है रिफ्लेक्शन प्रोसेस का, उसको क्लियर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? रिफ्रैक्शन को क्लियर करना, कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, और क्या हम उसे यूज कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास रिफ्रैक्शन भी होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन अभी क्लियर किया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्शन।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन में तो हमने ये समझा कि भाई हाँ, एक ही मीडियम में नॉर्मल रेज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में रहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रेज, रिफ्रैक्शन में आपको क्या समझना है कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। तो रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कमिंग लाइट रेज फर्स्ट स्ट्राइक विद द सरफेस एंड देन एंटर इनटू अनदर मीडियम। तो कोई लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ में चेंज कर लेती है, स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है भाई? क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो आपने बोला अभी खुद से इसमें आंसर छुपा हुआ है कि एक से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मींस मीडियम चेंज हो रहा है। और जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम में कंपोजिशन में भी बदलाव आता है, तभी तो हम बोल रहे हैं मीडियम चेंज हो रहा है। अदरवाइज हम बोल देते कि एक ही मीडियम है, पर यहां पर हमने क्या बोला, दो मीडियम है। तो एक मीडियम रेयर मीडियम होगा, दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम होगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे काफी क्लियर हो जाएगा आपको। ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस पर आपने N1 नॉर्मल फर्स्ट, नॉर्मल सेकंड। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पर एक लाइन हमने इमेजिन की हुई है जो परपेंडिकुलर है। ये कोई इंसिडेंट रे, ये रेज कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन मीडियम में चेंज आ रहा है, इसी वजह से ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट नहीं जा पाएंगी, बैंड ले जाती हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे को स्ट्रेट जाना था, लेकिन मीडियम में आने वाले बदलाव की वजह से रेज की वेलोसिटी में, उसकी वेवलेंथ में चेंजेस आ जाते हैं, स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेज बेंड हो जाती है, झुक जाती है। और जहां पर वो पहुंचती है उस पॉइंट पर हम एक सेकंड नॉर्मल दिखाते हैं कि भाई ये सेकंड सरफेस का सेकंड नॉर्मल है। और उसके बाद जब ये रेज बाहर निकलेगी, जब ये रेज बाहर निकलती है तो फिर से सेम सिचुएशन, ये रेज स्ट्रेट होनी चाहिए थी लेकिन स्ट्रेट नहीं रह पाएगी, फिर से इसमें बदलाव आएगा और ये रेज झुक जाती है। ठीक है, ये इतना चेंजेस आ गया है। अगर ये मीडियम चेंज ना होता ना तो ये रेज इस तरह से जानी थी, लेकिन मीडियम में बदलाव आ रहा है, मीडियम अलग अलग है, इसीलिए यहां पर लाइट रेज ऐसे बैंड ले जाती है। वो मैं आपको अभी क्लियर कराता हूं कि भाई बैंड यहां पर तो देखिए नीचे की तरफ बैंड हो रही है, यहां पर ऊपर की तरफ बैंड हो रही है, वो भी सब पता चल जाएगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। अभी जितना हुआ है आप उतना क्लियर करके चलिए इसको। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये रिफ्रैक्शन में याद रखिएगा कभी भी पॉलिश सरफेस नहीं होती है, वहां पर हमने पॉलिश सरफेस लिया था। ठीक है, अब ये इस पॉइंट के लिए रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब आप इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर कुछ नाम डाल देते हैं, जैसे कि ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो बी पॉइंट के लिए
ये रिफ्रैक्टेड रे क्या बन जाती है? इंसिडेंट रे। जब ये रेस बाहर निकलती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है, तो रेज स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट नहीं जा पाती है। मीडियम में फिर से चेंज आ रहा है और वो रेज अवे जाती है। नॉर्मल से कैसे जाती है? अवे। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये फाइनल जो रेज है इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। इसको आप मार्क कर दीजिए, थोड़ा ध्यान रहेगा कि भाई किस रेज की बात चल रही है। रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट इंटरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन अगर आप बात करते हैं सेकेंड सरफेस के लिए, बी पॉइंट के लिए, तो ये क्या बन जाती है? इंसिडेंट रे। उसी हिसाब से यहां पर एंगल्स को दिखाया जा रहा है। एंगल को लिख लेते हैं, बल्कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और ये इमर्जेंट रे। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये जो स्टार्टिंग रेज थी, जो आगे कैसे दिखाई गई है? डॉटेड। डॉटेड मतलब एपरेंट कंडीशन, एक्चुअल नहीं है। कैसी कंडीशन है ये? एपरेंट कंडीशन, जिसको डॉटेड कंडीशन के जरिए या डॉटेड लाइंस के जरिए ही हमें दिखाना होता है। तो डॉटेड रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है? ये गैप आ रहा है भाई। ठीक है, ये इतना जो गैप आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है। एग्जांपल आप ले सकते हैं, एयर, सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम में आप एग्जांपल ले लीजिए ग्लास। अगर आप बात करते हैं नीचे की तरफ, तो वो तो आप समझ गए होंगे, ग्लास स्लैब के चारों तरफ जो है एक ही मीडियम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट मीडियम, मींस एयर। तो लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर कर रही हैं, तो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही हैं। इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है? रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ मिलता है कि रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लाइट रेज व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दे ऑलवेज बेंड। They always bend either toward normal, either toward normal or away from normal। तो लाइट रेज हमेशा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती हैं तो उनमें झुकाव आता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ आता है या नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, लाइट रेज का जो केस है उसको देखिए, दो पॉइंट्स के जरिए आप दिखा सकते हैं। ए पॉइंट में when light rays enter rear to
denser. They bend toward normal. First point. Next, when light ray enter denser to rare. Denser to rare. They bend away from नॉर्मल. तो इन दो पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा कि जब लाइट रेज एंटर करती हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ, एयर से वाटर की तरफ या ग्लास की तरफ, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ आ जाती हैं. ऐसे आप एरो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसे जानी चाहिए थी पर लेकिन नॉर्मल की तरफ आ गई हैं. सेकंड पॉइंट, जब लाइट रेज एंटर करती हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो ऐसे में बैंड होती हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से दूर जा रही हैं, नॉर्मल से दूर जा रही हैं. कुछ इस तरीके से नॉर्मल से दूर जा रही हैं. ध्यान रखिएगा, मैंने डायग्राम में एरो लगा दी है, उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी लॉज के बारे में. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के क्या नियम होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ two medium. There is a presence of two medium. सेकंड को हम स्नेल्स रूल के नाम से भी जानते हैं, बल्कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर? दूसरी एक खास चीज, एंगल्स यहां पर बराबर नहीं होते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता है. क्लियर? तो ये हमारे पास लॉज हैं कुछ रिफ्रैक्शन को लेकर. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेस के बारे में. देखिए यूजेस क्या है. क्या रिफ्रैक्शन का आपने कोई यूज देखा है अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास? नंबर फर्स्ट, स्टार्स seems higher than they actual are. तारे अपनी स्थिति से, अपनी पोजीशन से अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं, पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे जाएंगे, छत पर खड़े होंगे और तारे को या जो स्टार्स वगैरह उनको टच कर पाएंगे. काफी ऊंचाई पर है, पर जितनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं वो उतनी पोजीशन पर नहीं है, उतनी हाइट पर नहीं है. और एक और खास बात, यहां पर जो लाइन लिखी गई है ना, स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअल आर, अपनी वास्तविक पोजीशन से अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं. पर यह भी किस वजह से हो पा रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से. सेकंड यूज क्या हो सकता है हमारे पास रिफ्रैक्शन का? सन 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है. थोड़ा सा लाइन अजीब है, लेकिन
आप ध्यान रखिएगा, टोटल डे लेंथ 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर, सन अपीयर 2 मिनट बिफोर, sun appear 2 minutes before and set 2 minutes after। तो इसके आगे आप थोड़ा सा और लिख दीजिए, बल्कि आफ्टर इन अ डे। क्लियर? तो स्टार सीन्स हायर देन द एक्चुअल आर, रिफ्रैक्शन की वजह से। सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर एंड सेट 2 मिनट आफ्टर इन अ डे, तो टोटल 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज, appear red at sunrise and sunset। किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। जितने भी हम ग्लास मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिससे रेज क्रॉस हो पा रही हैं, जहां पर पॉलिशिंग नहीं है, वो सभी लेंस हैं, वो सभी लेंस है। कैमरे में आप यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? कैमरे में। इन माइक्रोस्कोप। तो ये काफी सारे यूजेस होते हैं जहां पर आप रिफ्रैक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट था वो आप सभी को ये क्लियर कराना या ये डाउट खत्म करना कि भाई रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन में देखिए, मैं आपको डिफरेंस फिर से एक बार समराइज करा देता हूं। रिफ्लेक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइट रेज आती है, टकराती है, टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, सिंपल। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई लाइट रेज आती है, आने के बाद टकराती है सरफेस से और टकराकर दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस था ये हमारे पास। नंबर सेकंड डिफरेंस, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लाइट रेज की वेवलेंथ में चेंज नहीं आता, लेकिन रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ में बदलाव देखा जाता है। क्लियर? वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तीसरा पॉइंट, रिफ्लेक्शन में प्लेन पॉलिश सरफेस होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में प्लेन पॉलिश सरफेस नहीं होती, अनपॉलिश सरफेस होती है। अनपॉलिश सरफेस मींस पॉलिश सरफेस नहीं है। क्लियर? नंबर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिफरेंस, रिफ्लेक्शन में आप मिरर्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज करते हैं? मिरर का, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस के जस्ट अपोजिट, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर वो कॉनकेव लेंस हो। ठीक है? रिफ्लेक्शन कोई चीज जिसको हम किस में मानकर चलते हैं? नॉन ल्यूमिनस में, उसको आप ऑब्जर्व करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आसपास से लाइट रेज आ रही हैं जिसकी वजह से आप उसको देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? अगर आप किसी एक्वेटिक सिस्टम में, या आपने फिश टैंक देखा होगा, एक्वेरियम जो होता है जनरली घर में भी रखा जाता है, तो एक्वेरियम में अगर आप नोटिस कर रहे हैं, एक्वेरियम के बेस पार्ट में कोई स्टोन है, कोई फिश है बेस पार्ट में है उसके, और आप उसको देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कम डेप्थ पर है, लेकिन वो ज्यादा डेप्थ पर होती है। तो डेप्थ का हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं क्योंकि यहां पर दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट है। एक डिफरेंस तो यही बन जाता है, और रिफ्लेक्शन में सिंगल मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। और लास्ट डिफरेंस,
रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल I बराबर होता है एंगल R के, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में था। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, शुरू से लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा। और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी कराइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कराइए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो हमारी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास रेगुलर अपडेट होती रहें और आप मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नॉलेज ले पाएं। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड करने की। थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। धन्यवाद।